अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबरनाग मारिया सीरीज की कहानी मुर्दे की राख, पहला हिस्सा। कनीज कंचन बड़े पुजारी के कमरे से निकल गई। मारिया उसके पीछे पीछे थी। तिब्बत के बड़े लामा को मारिया के पंजे के तिलिस्म से हलाक करने की जो साजिश कनीज कंचन और बड़े पुजारी ने तैयार की थी, उसका मारिया को इल्म हो चुका था। मारिया लामा को बचाना चाहती थी क्योंकि वो एक शरीफ और मासूम इंसान था। वो सब इंसानों से मोहब्बत करता था और उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। बड़ा पुजारी लामा को मौत के घाट उतारकर उस गद्दी पर खुद बैठना चाहता था। उसने महल के कुछ पुजारियों और मजहबी राहिबों को साथ मिला रखा था। मारिया को अपनी ताकत वापस मिल जाने और उल्लू के मनहूस पंजे से बाहर निकल आने की बड़ी खुशी थी। अब वो अंबरनाग, केटी और थ्योसोंग की तलाश में निकलना चाहती थी, लेकिन लामा को उसके दुश्मनों से बचाना भी उसका इखलाकी और इंसानी फर्ज था। चुनाचे मारिया ने यही फैसला किया। लामा को उसके दुश्मनों से निजात दिलाने के बाद वो अंबरनाग, केटी और थ्योसोंग की खोज में निकल पड़ेगी। कनीज कंचन अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। अभी कुछ रात बाकी थी। कनीज कंचन को उल्लू के पंजे की फिक्र लगी थी जो अभी तक लामा के सरहाने के नीचे था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर पहलू बदलने लगी। आतिशदान में आग जल रही थी। कमरा गर्म था। मारिया आतिशदान के करीब खड़ी कनीज की एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। मारिया सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने सोचा कि बेहतर यही है कि वो लामा को जाकर खबर कर दे कि बड़ा पुजारी उसका जानी दुश्मन है और कनीज कंचन के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है लामा उसे कोई बदरू समझ बैठे और उसकी बात पर एतबार न करे, क्योंकि वो उसे दिखाई तो देगी नहीं। और अगर वो उसकी बात पर यकीन कर भी लेता है तो बड़ा पुजारी साफ मुकर जाएगा और कहेगा कि मुकद्दस लामा, आपको किसी बदरू ने मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं तो आपका खादिम हूँ। चूंकि मुकद्दस लामा एक भोला भाला आदमी है, वो बड़े पुजारी की बातों में आ जाएगा और पुजारी को दोबारा उसके खिलाफ खूनी साजिश का जाल बिछाने का मौका मिल जाएगा। आखिर मारिया ने यही सोचा कि खामोश रहकर लामा की हिफाजत करे और जब उसके हाथ कोई सबूत आ जाए तो अपना आप लामा पर जाहिर करके बड़े पुजारी और कनीज को रंगे हाथों पकड़वा दे। ये उसे मालूम हो चुका था कि बड़ा पुजारी अब लामा को सीधे स्वभाव जहर देने की तैयारियां कर रहा है। मारिया चौकस हो गई। वो कनीज के कमरे से निकलकर बड़े पुजारी के मकान पर आ गई। क्या देखती है कि बड़ा पुजारी एक अय्यार आंखों वाले राहिब के साथ बैठा खर्ल में कोई बूटी रगड़ रहा है। मारिया खामोशी से एक तरफ खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। बड़ा पुजारी खर्ल में नसवारी रंग की बूटी को पीस रहा था। राहिब ने उसे कहा, पुजारी जी, जब ये बूटी पिसकर बिल्कुल बारीक हो जाए तो इसे मुकद्दस लामा के कावे में मिला देना। यह ऐसा जहर है कि इसका कोई जायका नहीं और इंसान के जिस्म पर इसका असर जाहिर नहीं होता। अंदर ही अंदर इंसान का जिस्म सारा कट जाता है, मगर बाहर से जिस्म बिल्कुल ठीक रहता है। यूं हमारे रास्ते से लामा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और किसी को वहम तक नहीं होगा कि जहर दिया गया है। ये जहर नींद लाता है और जब आदमी सो जाता है तो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। बड़ा पुजारी खुश होकर बोला, मुझे इसी किस्म के जहर की तलाश थी। आज सुबह नाश्ते पर लामा को जो कावा पेश किया जाएगा उसमें यह जहर शामिल होगा। राहिब बड़ी मक्कारी से मुस्कुराने लगा और बोला, जब आप लामा बन जाएंगे तो मुझे बड़ा पुजारी बनाना मत भूलना। बड़ा पुजारी बोला, तुम्हें कैसे भुला सकता हूँ, मेरी बात तुम ही बड़े पुजारी बनोगे, इत्मीनान रखो। राहिब कहने लगा, अच्छा तो अब मैं जाता हूँ। किसी को यह शुबा भी नहीं पड़ना चाहिए कि मैं आपके पास आता हूँ। ये कहकर राहिब उठा और बाहर निकल गया। मारिया वहीं खड़ी रही। जहरीली बूटी को पीसकर बिल्कुल बारीक करने के बाद बड़े पुजारी ने उसे चमड़े की एक छोटी सी शीशे में डालकर बंद किया और अपनी अलमारी की दराज में रखकर ताला लगा दिया। चाबी जेब में रखी और मंदिर की तरफ चल दिया। मारिया ने उसके जाने के बाद अलमारी में से जहर वाली बोतल निकाली और बाहर आ गई। सुबह की हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। हिमालय की चोटी पर तलू होते सूरज की पहली गुलाबी किरणें दमकने लगी थीं। मारिया ने गौर से देखा, शीशे के अंदर जहर का रंग नसवारी था। ये नसवारी पाउडर सा था। मारिया का पहला ख्याल ये था कि वो इसको फेंक कर इसकी जगह कोई दूसरी नसवारी मिट्टी डाल देगी, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि इस तरह तो सबूत खत्म हो जाएगा। उसने दिल में एक फैसला किया और जहर की शीशी वापस अलमारी में जाकर रख दी। अब वहां से मारिया सीधी मुकद्दस लामा के कमरे में आ गई। मुकद्दस लामा उठ चुका था और कनीजें उसके जर्द लिबास को बिस्तर पर रख रही थीं और उसके नाश्ते की मेज पर फूल सजा रही थीं। मुकद्दस लामा गुसल खाने में गर्म पानी से नहाने के बाद बाहर निकला। साफ सुथरे कपड़े पहने और अगरबत्तियों और लोबान की खुशबुओं में खुदा की इबादत करने लगा। इबादत करने के बाद उसने एक एक करके सब कनीजों के सरों पर शफकत से हाथ रखा और फिर नाश्ते की मेज पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोला, कनीज कंचन से कहो कि हमारे लिए दलिया और कावा ले आए। दो कनीजें सर झुकाने के बाद बाहर निकल गईं। मारिया मेज के करीब ही एक तरफ खड़ी सब कुछ देख रही थी।
वो जानती थी कि उल्लू का पंजा अभी तक लामा के सरहाने के नीचे पड़ा है और कनीज कंचन उसे उठा ले जाने में कामयाब नहीं हो सकी। मारिया खुद उसे उठाना नहीं चाहती थी। इतने में उसने देखा कि कनीज कंचन अखरोट की लकड़ी की ट्रे में दलिये का प्याला और कावे की केतली रखे बड़े अदब से आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही है। मेज के पास आकर उसने अपने सर को आहिस्ता से झुकाया और ट्रे मेज पर रखते हुए बोली, मुकद्दस लामा हजूर के लिए दलिया और कावा हाजिर है। लामा के चेहरे पर बड़ी प्यारी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, कंचन तुम हमारी बहुत खिदमत करती हो, भगवान तुम्हें इसका इनाम देगा। कंचन कनीज ने हाथ बांध ली और बोली, मुकद्दस लामा हजूर, मुझे सिर्फ आपकी खुशी चाहिए। लामा ने कहा, हम तुमसे बहुत खुश हैं कंचन, और तुम्हारे लिए भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। मुकद्दस लामा दलिया खाने लगा। दूसरी कनीजें बिस्तर दुरुस्त कर रही थीं। कनीज कंचन कानी आंख से उन कनीजों को भी तक रही थी क्योंकि लामा के सरहाने के नीचे उल्लू का पंजा था। अचानक कनीज कंचन बिस्तर की तरफ मुड़ी और बोली, तुम बेशक चली जाओ, मैं खुद मुकद्दस हुजूर का बिस्तर ठीक करूंगी। दोनों कनीजें खामोशी से सर झुकाए कमरे से निकल गईं। मारिया तेजी से बिस्तर की तरफ गई और सरहाने के नीचे हाथ बढ़ाकर उल्लू का पंजा उठा लिया। मारिया के हाथ में आते ही पंजा गायब हो गया। कनीज कंचन को बिल्कुल पता न चल सका। वह बिस्तर की चादर साफ करते हुए सरहाने की तरफ आ गई और तकिए को ठीक करने के बहाने उठाया और नीचे देखा, उल्लू का पंजा गायब था। कंचन के तो होश उड़ गए। पंजा यहाँ से कौन ले गया? कहीं मुकद्दस लामा को उनकी साजिश का पता तो नहीं चल गया? मगर ये कैसे हो सकता था? उल्लू के पंजे से ज्यादा यही जाहिर हो सकता था कि किसी ने उस पर जादू करके लामा के सरहाने के नीचे रख दिया है। ये कभी पता नहीं चल सकता था कि ये पंजा कनीज कंचन ने वहां रखा था। इसके बावजूद ये पंजा बड़े पुजारी के पास पहुंचाना बहुत जरूरी था। मगर सवाल ये था कि आखिर सरहाने के नीचे से पंजा उठाकर कौन ले गया? कंचन की समझ में कुछ न आया तो वो सरहाने को ठीक तरह से रखकर मुकद्दस लामा की तरफ बढ़ी, क्योंकि उसने मुकद्दस लामा के कावा में मोहलिक जहर मिला दिया था, जिसे पीकर लामा को सो जाना था और फिर सोते ही मर जाना था। लामा दलिया खाकर रेशमी रुमाल से अपने होंठ साफ कर रहा था। उसने कंचन से कहा, कंचन आज मेरा दिल चाहता है कि तुम भी मेरे साथ ही कावा पियो। मारिया ने चौंक कर कंचन की तरफ देखा। कंचन का तो रंग एकदम जर्द हो गया था। मुकद्दस लामा की ख्वाहिश के आगे वो इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। मुकद्दस लामा ने आज तक उसे कभी अपने साथ कावा पीने के लिए नहीं कहा था। कहीं उसकी साजिश का भांडा तो नहीं फूट गया? कनीज कंचन की आंखों के सामने मौत रक्स करने लगी। एक बार तो उसका सर घूम गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और खुश होंठों पर जुबान फेरकर सिर्फ इसी कदर कहा, मुकद्दस लामा हजूर, मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? उसका ख्याल था कि शायद इस तरह ये मुसीबत टल जाएगी, क्योंकि वो जानती थी कि कावे में बड़ा ही खतरनाक जहर मिला हुआ है और उसे पीकर लामा के साथ वो भी मर जाएगी। मुकद्दस लामा ने मुस्कुरा कर कहा, जब हमने तुम्हें खुद दावत दी है तो ये गुस्ताखी नहीं होगी, बल्कि तुम हमारी ख्वाहिश को पूरा करके हमारी दुआएं हासिल करोगी। अब वो बेबस थी, आगे कुछ न कह सकती थी। मौत उसके सर पर मंडलाने लगी थी। वो थके थके कदमों से मेज के करीब आई और केतली उठाकर 2 प्यालों में जहरीला कावा उंडेल दिया। मुकद्दस लामा ने कहा, मेरे सामने बैठ जाओ कंचन, मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कावा पियो। और मुकद्दस लामा ने कावा की प्याली उठा ली। मारिया नहीं चाहती थी कि मुकद्दस लामा कावे का घूंट भरे। एक प्याली कनीज कंचन ने भी उठा ली थी, मगर वो उसे अपने होंठों तक ले जाकर रुक गई थी और मुकद्दस लामा की तरफ देख रही थी। वो तेजी से सोच रही थी कि मौत से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती है। उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने अचानक प्याली मेज पर रख दी और माथे पर हाथ रखकर बोली, मुकद्दस लामा, मेरा सर चकराने लगा है। और ये कहकर वो बहाना बनाकर धड़ाम से फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। मुकद्दस लामा ने फौरन मेज पर रखी घंटी बजाई। कनीजें दौड़ती हुई अंदर आ गईं। कंचन थोड़ी सी आंख खोलकर देख रही थी कि मुकद्दस लामा ने अभी कावा नहीं पिया था और प्याली वैसे की वैसी मेज पर रख दी थी। वो कंचन के अचानक बेहोश हो जाने से परेशान था और उठकर उसके करीब आ गया था। कनीजें कंचन को उठाकर दूसरे कमरे में ले गईं। लामा ने कहा, फौरन शाही हकीम को बुलाकर इसे होश में लाओ, इसका सर चकरा गया है। जब कमरा खाली हो गया तो मुकद्दस लामा मेज के सामने कुर्सी पर बैठ गया और हाथ उठाकर कनीज कंचन के लिए दुआ मांगने लगा। मारिया उसे देख रही थी। उसने फौरन उल्लू का पंजा उसके सरहाने के नीचे दोबारा रख दिया और मुकद्दस लामा के पास आ गई। मुकद्दस लामा दुआ मांगने के बाद प्याली उठाकर जहरीला कावा पीने ही लगा था कि मारिया ने उसके हाथ से प्याला छीन लिया। अपने हाथ से प्याला एकदम से गायब होते देखकर मुकद्दस लामा हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। फिर बोला, क्या यहाँ कोई भटकी हुई रूह मौजूद है? अब मारिया ने कहा, मुकद्दस लामा, आपने मुझे भटकी हुई रूह कहा, मगर मैं भटकी हुई रूह नहीं हूँ। लामा ने आहिस्ते से पूछा,
तो फिर तुम कौन हो बेटी? तुम नजर क्यों नहीं आती फिर? मारिया ने कहा, मुकद्दस लामा, मेरा नाम मारिया है। मैं कौन हूँ ये एक लंबी कहानी है। आप इतना ही समझ लें कि मैं किसी वजह से गायब कर दी गई हूँ और आपको दिखाई नहीं दे सकती। मुकद्दस लामा ने अब सवाल किया कि तुमने मेरा प्याला किस लिए मेरे हाथ से ले लिया है? मारिया आहिस्ता से बोली, मुकद्दस लामा, मैंने प्याला इसलिए ले लिया है कि इसमें जहर मिला हुआ है। मुकद्दस लामा ने परेशान होकर हवा में उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे मारिया की आवाज आ रही थी। बोला, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कहवे में जहर कौन मिला सकता है? मारिया ने कहा, जहर आपकी उसी चहेती कनीज कंचन ने मिलाया है। इसीलिए वो बहाना बनाकर बेहोश भी हो गई थी, क्योंकि आपने उसे अपने साथ कावा पीने की दावत दे दी थी और वो मरना नहीं चाहती थी। चुनाचे मक्कर करके बेहोश हो गई। मुकद्दस लामा ने ताज्जुब से कहा, हमारी कनीज कंचन ऐसा क्यों करने लगी? हम तो उसे अपनी बच्ची की तरह प्यार करते हैं। मारिया बोली, यहाँ आपके खिलाफ एक जबरदस्त साजिश की गई है और ये साजिश बड़े पुजारी ने की है। कनीज कंचन इसमें बराबर की शरीक है, क्योंकि बड़ा पुजारी आपको हलाक करके खुद लामा बनना चाहता है और कनीज कंचन को महल की मलका बनाना चाहता है। मुकद्दस लामा खामोश हो गया। उसका चेहरा बेहद संजीदा हो गया था। मारिया ने आहिस्ता से कहा, बड़े पुजारी ने इससे पहले भी आज रात को आपको हलाक करने की कोशिश की थी। उसने कंचन की मदद से आपके सरहाने के नीचे उल्लू का एक पंजा रखवा दिया था, जिस पर बड़ा खतरनाक तिलिस्म किया गया था, मगर मेरी वजह से वो तिलिस्म बेअसर हो गया। वो बेअसर पंजा अभी तक आपके सरहाने के नीचे पड़ा है, जिसको उठाने का कंचन को मौका नहीं मिल सका। और मारिया ने सरहाने के नीचे से उल्लू का पंजा निकालकर मुकद्दस लामा की मेज पर लाकर रख दिया। उल्लू के पंजे को देखकर मुकद्दस लामा सोच में पड़ गया। उसने आ भर कर कहा, मेरी बच्ची, ये कैसे साबित हो कि इस कावे में जहर मिला दिया गया है? मारिया बोली, ये साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं अभी आती हूँ। मारिया तेजी से बाहर गई। बाहर बरामदे में एक मक्खी उड़ रही थी। मारिया ने उस मक्खी को मुट्ठी में पकड़ा और मुकद्दस लामा के पास आकर बोली, मुकद्दस लामा, मेरे हाथ में इस वक्त एक मक्खी है। मैं थोड़ा सा जहर इस मक्खी को पिलाऊंगी। जहर के असर से मक्खी एकदम गहरी नींद सो जाएगी और चंद लम्हों के बाद मर जाएगी। यही इस खतरनाक जहर की तासीर है। और मारिया ने मक्खी को कावे की प्याली के किनारे पर ले जाकर उसका मुंह कावे की सतह के साथ लगा दिया। मक्खी मीठा कावा पीने लगी। फिर मारिया ने मक्खी को मेज पर रख दिया। अब मुकद्दस लामा मक्खी को देख रहा था। मक्खी ने परों को हरकत देकर उड़ने की कोशिश की, मगर वो उड़ ना सकी और एक तरफ को झुककर मेज पर गिर पड़ी। मारिया बोली, अब ये मर जाएगी मुकद्दस लामा। चंद सेकंड के बाद मक्खी मर चुकी थी। मुकद्दस लामा की तो जैसे आंखें खुल गई थीं। उसने कहा, मेरी बच्ची, मेरा दिल नहीं मानता, मगर यकीन करना ही पड़ रहा है कि मुझे हलाक करने की साजिश की गई है। मगर तुम्हें इस साजिश का कैसे पता चला? अब मारिया ने मुकद्दस लामा को अपने उल्लू के पंजे में कैद होने और फिर बड़े पुजारी के तिलिस्म के उल्टे असर की वजह से पंजे से बाहर निकल आने और उन लोगों की बातें सुनने के सारे वाकयात सुना दिए। मुकद्दस लामा को बेहद दुख हुआ कि जिनको वो अपना समझ रहा था वही उसकी जान के दुश्मन निकले। उसने मारिया से पूछा, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? मारिया ने कहा, मुकद्दस लामा, मेरा नाम मारिया है। मैं कहाँ से आई हूँ ये बड़ी लंबी दास्तान है। मैं आपकी जान बचाना चाहती थी, सो मैंने बचा ली है। मुझे इसकी खुशी है, मगर आपके दुश्मन अभी जिंदा हैं और वो एक बार फिर आपकी जान लेने की कोशिश करेंगे। मुकद्दस लामा ने कहा, मैं अमन पसंद आदमी हूँ, अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। मारिया बोली, तो क्या आप उनके हाथों मर जाना पसंद करेंगे? मुकद्दस लामा ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरी बच्ची, मैं किसी की जान लेने की बजाय खुद मर जाना ज्यादा पसंद करूंगा। मारिया समझ गई कि ये कमजोर दिल आदमी है, मगर चूंकि बेहद नेक आदमी है इसलिए खुद किसी की जान नहीं ले सकता, इसलिए उसे खुद ही उसकी जान बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मारिया ने कहा, तो फिर मुझे इजाजत दें कि मैं आपके दुश्मनों को आपके रास्ते से हटा सकूं। मुकद्दस लामा बोला, मैं तुम्हें ये इजाजत कभी नहीं दूंगा कि तुम उनको मार डालो। भगवान खुद ही उनको दुरुस्त कर देगा। मारिया ने कहा, अगर मैं उनकी जान लिए बगैर उन्हें आपके रास्ते से हटा दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? मुकद्दस लामा ने कहा, नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। कनीज़ें कमरे में दाखिल हुई। एक ने झुककर अदब से कहा, मुकद्दस लामा हजूर, कंचन को अभी तक होश नहीं आया। मुकद्दस लामा खुद उठकर दूसरे कमरे में गया, जहां तख्त पर कंचन झूठ मूठ बेहोश पड़ी थी। उसने कनीजों से कहा, इसे शाही हकीम के पास पहुंचा दो और मेरी तरफ से कहो कि कंचन को फिर से तंदुरुस्त कर दे। ये कहकर मुकद्दस लामा खामोश कदम उठाता वापस अपने कमरे में आ गया। उसने जहरीला कावा फेंकवा दिया और उल्लू का पंजा आतिशदान की आग में डाल दिया। उसने मारिया को आहिस्ता से आवाज दी, मेरी बेटी मारिया, क्या मेरे कमरे में ही हो? मारिया ने कोई जवाब ना दिया, क्योंकि अब मुकद्दस लामा से मजीद गुफ्तगू करने का कोई फायदा नहीं था। अब सब कुछ उसे खुद ही करना था। मारिया मुकद्दस लामा के कमरे से निकलकर उस कनीज के पास आ गई जो बेहोश कंचन को उठाकर शाही हकीम के मकान की तरफ ले जाने के लिए
शाही महल की लकड़ी की सीढ़ियां उतर रही थी। कनीज कंचन तो होश में थी, उसने तो बेहोशी का सवांग रचाया हुआ था। जब उसे यकीन हो गया कि वो मौत के मुंह से बच निकली है तो उसने आंखें खोल दी और बोली, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? कनीज ने उसे नीचे उतार दिया और एक कनीज ने कहा, कंचन बहन, तुम अचानक बेहोश हो गई थी। मुकद्दस लामा के हुक्म से हम तुम्हें शाही हकीम के पास ले जा रही हैं। कंचन बोली, अब इसकी जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तुम वापस चली जाओ। कनीजें वापस चली गईं। कनीज कंचन वहां से सीधी बड़े पुजारी के मकान पर पहुंची और उसे सारा वाकया सुना दिया। बड़ा पुजारी परेशानी से टहलने लगा, फिर अपने दोनों हाथों को मलते हुए बोला, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, अब सब कुछ मुझे खुद ही करना होगा। आज दोपहर को मुकद्दस लामा का जो खाना दिया जाएगा उसमें मैं खुद ये जहर मिला दूंगा। आज मुकद्दस लामा का मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। कंचन खामोशी से चली गई। मारिया वहां मौजूद ये सब कुछ सुन रही थी। बड़ा पुजारी बेचैनी से टहल रहा था। मारिया जानती थी कि जहर वाली शीशी कहाँ रखी है। उसने अलमारी में से शीशी निकाली। बड़े पुजारी ने कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद अलमारी में से जहर की शीशी निकालनी चाहिए तो ये देखकर दंग रह गया कि जहर वाली शीशी गायब थी। उसने उसे बहुत तलाश किया मगर उसे कहीं न मिल सकी। शीशी तो मारिया के हाथ में थी और पुजारी ना मारिया को देख सकता था न जहर की शीशी को। पुजारी घबराया हुआ मकान से निकला और उस राहिब के पास आ गया जिसने उसे जहर तैयार करके दिया था। जब राहिब को पता चला कि जहर अलमारी से गायब हो गया है तो वो परेशान होकर कहने लगा, किसी को जरूर हमारी साजिश का इल्म हो गया है। पुजारी बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सिवाय कंचन के और किसी को इस साजिश का इल्म नहीं है। राहिब ने कहा, तो जरूर उसी ने ये जहर चुराया है। वो मुकद्दस लामा के साथ मिल गई है और अब हम दोनों की जिंदगी खतरे में है। पुजारी ये सुनकर बौखला गया। बोला, मैं अभी जाकर कंचन का काम तमाम करता हूँ, वो गद्दार साबित हुई है। बड़े पुजारी ने एक चाकू अपने लंबे लिबादे में छुपाया और कंचन के मकान की तरफ चला। मारी उसके साथ साथ थी। वो कंचन को हलाक होते नहीं देख सकती थी। जब बड़ा पुजारी कंचन के मकान में पहुंचा तो वो भगवान के बुत के सामने बैठी अपने गुनाहों से तौबा कर रही थी और कह रही थी, भगवान मुझे माफ कर दे, मेरे दिल में गुनाह ने अपना डेरा कर लिया था। मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ और अब मुकद्दस लामा की जान लेने की कभी घिनौनी कोशिश नहीं करूंगी। अब तो बड़े पुजारी को बिल्कुल यकीन हो गया कि कंचन ने उनके साथ गद्दारी की है और वह मुकद्दस लामा के साथ मिल गई है। उसने चिल्लाकर कहा, कंचन तुम मेरे इंतकाम से नहीं बच सकती, और चाकू लहराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। कंचन चीख मारकर एक तरफ हो गई। बड़े पुजारी ने उसे गर्दन से दबोच लिया। चाहता था कि उसकी गर्दन पर चाकू मारे कि मारिया ने उसके बाजू पर जोर से हाथ मारा। चाकू उसके हाथ से किसने उछाल दिया। कंचन उसके शिकंजे में थर थर कांप रही थी और रहम की भीख मांग रही थी। अब मारिया ने भारी आवाज निकालकर कहा, तुम शैतान हो, तुमने मुकद्दस लामा को हलाक करने की साजिश की और अब कंचन को मौत के घाट उतारने वाले थे। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बड़ा पुजारी खौफ से कांपने लगा। मारिया ने शैतान पुजारी की गर्दन अपने बाजू में लेकर उसका मुंह एक हाथ से खोल दिया। मारिया की ताकत के आगे पुजारी बेबस था। मारिया ने जहर की शीशी में से आधा जहर उसके हलक में गिरा दिया, फिर उसे छोड़ दिया। पुजारी खांसता हुआ फर्श पर गिरा और गहरी नींद में खो गया। कंचन पर भी खौफ तारी था। मारिया ने कहा, मैं हमालिया की रूह हूँ, तुमने चूंकि अपने गुनाहों से तौबा कर लिया इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। कंचन तो सजदे में गिर गई और रोते हुए बोली, मुकद्दस हमालिया की रूह, मैं तौबा करती हूँ, अब कभी बुराई का ख्याल दिल में नहीं लाऊंगी, मुझे माफ कर दो। मारिया ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर याद रखो अगर फिर तुमने मुकद्दस लामा के खिलाफ कोई साजिश करने का सोचा तो मैं हिमालय के पहाड़ों से उतरकर फौरन यहाँ आकर तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कनीज ने हाथ बांधकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं अब ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती मुकद्दस रूह, मैं सारी जिंदगी मुकद्दस लामा की वफादार कनीज बनकर रहूंगी। मारिया ने कहा, इस शैतान पुजारी को अपने गुनाहों की सजा मिल गई है। जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है कुदरत उसके लिए कुआं खोदकर तैयार रखती है। मैं उसे ले जा रही हूँ। मारिया ने पुजारी को झुककर देखा, वो मर चुका था। उसने उसे उठाकर कांधे पर डाल लिया। कंचन की आंखों के सामने पुजारी की लाश गायब हो गई। वो एक बार फिर सजदे में गिर पड़ी। मारिया ने बड़े पुजारी की लाश को एक पहाड़ी पर ले जाकर बर्फ के गड्ढे में फेंककर ऊपर बर्फ डाल दी। अब उसे उस शैतान राहिब की खबर लेनी थी जिसने ये जहर तैयार किया था। वो तेजी से फिजा में उड़ती हुई शैतान राहिब के कमरे में आ गई। राहिब घबराया हुआ इधर उधर टहल रहा था। उसे बड़े पुजारी का इंतजार था। मारिया कुछ कहने ही वाली थी कि राहिब ने घड़े में से पानी निकालकर प्याले में डाला। मारिया ने बाकी जहर उसके प्याले में गिरा दिया। जहर इस तरह गिरा कि राहिब को नजर न आ सका। उसने घटाघट पानी पी लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो भी मरा पड़ा था। यूं एक खूनी इंसान दुश्मन इंसान अपने अंजाम को पहुंचा जो कुदरत की बनाई हुई शफा बख्श जड़ी बूटियों को इंसान को हलाक करने के लिए इस्तेमाल में लाता था। इस काम से फारिग होकर मारिया सीधा मुकद्दस लामा के पास आई और उसे बताया कि उसके दुश्मन खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन कंचन ने बुराई से तौबा कर ली है। मुकद्दस लामा
और जो सच्चे दिल से बुराई से तौबा कर लेता है, खुदा उसे माफ करके उसके दिल को फिर से मासूम बना देता है। मुकद्दस लामा ने कहा, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे दुश्मन हलाक हों। मारिया बोली, दुश्मन आखिर दुश्मन होता है और उससे कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। अब मैं जाती हूँ। मुकद्दस लामा ने कहा, बेटी तुम कहाँ जाओगी? मारिया कहने लगी, मेरे बहन भाई मुझसे बिछड़ गए हैं, मैं उनकी तलाश में जा रही हूँ। मुकद्दस लामा बोला, भगवान तुम्हें तुम्हारे बहन भाइयों से मिला दे, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मारिया ने मुकद्दस लामा की नेक तमन्नाओं का शुक्रिया अदा किया और उसके कमरे से निकलकर कंचन के कमरे में आई तो उसने देखा कि वो भगवान की मूर्ति के आगे आंखें बंद किए बैठी दुआ मांग रही थी। मारिया खामोशी से वहां से बाहर चली गई। अब उसने देखा कि हिमालय के पहाड़ियों में धूप चमक रही थी और चोटियों पर बर्फ झिलमिला रही थी। मारिया ने गहरा सांस लिया। उसने पहली बार अपने दोस्तों की खुशबू लेने की कोशिश की, मगर उसे अंबर, केटी और थ्यूसोंग में से किसी की खुशबू न आई। उसने फिजा में बुलंद होकर एक गोता लगाया और हिमालय पहाड़ की ढलान की जानिब उड़ना शुरू कर दिया। उसका ख्याल था कि हो सकता है नीचे हिंदुस्तान के किसी शहर में उसकी मुलाकात अंबर, नाग, केटी या थ्यूसोंग से हो जाए। मारिया उड़ी चली जा रही थी। अचानक उसकी नजर हिमालय की सबसे खूबसूरत और मुनफरिद चोटी कैलाश पर्वत पर पड़ी। उस पहाड़ी की ढलान पर एक कैलाश मंदिर था। मारिया को पुराने दिन याद आ गए। कभी वो अंबर के साथ नाग को लेकर इस मंदिर में आई थी। नाग के जिस्म 2 टुकड़े होकर एक संदूकची में बंद था और यहाँ उसने कैलाश मंदिर के हौज में नाग के जिस्म वाली संदूकची 6 माह के लिए पानी में डाल दी थी। इतनी देर वो अंबर के साथ उसी मंदिर में रही थी। फिर 6 माह के बाद जिस दिन नाग ने ठीक होकर संदूकची से बाहर निकलना था, ऐन उस रोज एक भयानक जलजला आ गया। हौज टूट फूट गया और नाग पानी के पहाड़ के साथ नीचे वादी की तरफ चला गया था। मारिया ने नीचे झुककर परवाज शुरू कर दी। उसने खामोशी से कैलाश मंदिर के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया और फिर नीचे उतर आई। कैलाश मंदिर को फिर से ठीक ठाक कर दिया गया था। पानी के हौज की भी मुरम्मत हो गई थी। चूंकि ये मंदिर ऊपर पहाड़ी पर था, इसलिए यहाँ महीने में एक बार ही नीचे से लोग पूजा वगैरह करने आते थे। बाकी दिन मंदिर में खामोशी रहती थी। यहाँ एक पेरोहत मंदिर का सारा काम चलाता था। मंदिर की देवदासियां भी उसका हुक्म बजा लाती थीं। मारिया ने देखा कि मंदिर का सहन खाली था। मारिया ने सोचा कि इस जगह कुछ देर ठहर कर नाग अंबर का इंतजार करना चाहिए, हो सकता है वो इधर आ निकलें। चुनाचे मारिया मंदिर के सहन में उतर आई। वो मंदिर के बंद दरवाजे में से अंदर चली गई। मंदिर का बहुत बड़ा हॉल कमरा मूर्तियों और देवी देवताओं के मुजस्मों से आरास्ता था। दरमियान में गड्ढे में आग जल रही थी, जिसकी वजह से वहां सर्दी नहीं थी। आग के अलाव के पीछे एक चबूतरे पर देवता का बड़ा बुत खड़ा था, जिसकी आंखों में 2 हीरे चमक रहे थे। एक पुजारी वहां बैठा आहिस्ता आहिस्ता भजन पढ़ रहा था। 2-4 देवदासियां सुलगते हुए लोबान लिए मंदिर में इधर उधर चल फिर रही थीं। मारिया मंदिर से बाहर आ गई। हौज के किनारे भी एक जानिब कोठरी बनी हुई थी। चूंकि बाहर सख्त सर्दी थी, इसलिए वो कोठरी खाली पड़ी हुई थी। मारिया तो सर्दी गर्मी से बेनियाज थी। उसने सोचा कि चंद रोज इस कोठरी में बसर करने चाहिए। मुमकिन है अंबर, नाग, थ्यूसोंग और केटी में से कोई इधर आ जाए। अब हम मारिया को यहाँ कैलाश मंदिर में छोड़कर वापस जाते हैं। हमने अंबर, केटी और थ्यूसोंग को जनूबी हिंद के एक जंगल में इस हालत में छोड़ा था कि नाग नन्हे से सांप की शक्ल में एक डब्बी में बंद अंबर की जेब में था और वो लोग खच्चरों पर सवार नाग के इलाज के लिए कैलाश मंदिर की पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे। नाग पर राजा भैरों के तिलिस्म का असर था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त गुम हो चुकी थी और वो अंबर, केटी और थ्यूसोंग को बिल्कुल नहीं पहचानता था और उन पर हमला करके उन्हें डसने की कोशिश करता था। थ्यूसोंग ने उसे अपनी उंगली से छूकर छोटा करके डब्बी में बंद कर दिया था और अब इस ख्याल से कैलाश मंदिर की तरफ चले जा रहे थे कि हो सकता है कैलाश मंदिर के हौज के पानी में नहलाने से नाग पर से राजा भैरों के तिलिस्म का असर खत्म हो जाए। उन्हें दुश्वार गुजार जंगलों में अपना सफर शुरू किए 1 महीना गुजर गया था। अंबर, थ्यूसोंग और केटी खच्चरों पर सवार जंगल के घने दरख्तों में एक दूसरे के आगे पीछे चले जा रहे थे। उनके पीछे राजा भैरों का एक तिलिस्म भी लगा था। ये तिलिस्म क्या था, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको ये बताते हैं कि जब राजा भैरों की आज से भी जेरे जमीन बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, तो उस बस्ती में फैला हुआ भैरों का तिलिस्म भी जलकर भस्म हो गया। उसकी सारी बदरूहें भी वापस जहन्नुम को सुधार गईं। राजा भैरों खुद शदीद जख्मी हालत में मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। वो मर रहा था। वो समझ गया था कि ये तबाही उसके दुश्मन थ्यूसोंग की लाई हुई है। उसे मरते मरते एक बदरू ने थ्यूसोंग के बारे में बता दिया था। राजा भैरों खुद मर रहा था, मगर उसके पास सिर्फ एक ही तिलिस्म बाकी रह गया था, जो उसकी मौत के बाद उसके जिस्म में से निकल जाने वाला था। राजा भैरों ने अपनी पूरी ताकत से काम लेकर अपने उस आखिरी तिलिस्म को हरकत दी और लड़खड़ाती डूबती आवाज में कुछ काले इलम के मंत्र पढ़कर अपने जख्मी और मिट्टी के नीचे दबे हुए जिस्म पर फूंक मारी। उसके सीने में एक सुराख बन गया और उस सुराख में से एक काली भीड़ निकलकर उसके चेहरे पर आकर बैठ गई। राजा भैरों बिल्कुल आखिरी सांस ले रहा था। उसके हलक से अब आवाज नहीं निकल सकती थी।
उसने अपने ख्याल को एक जगह जमा करके पूरी तवज्जो से काली भीड़ को देखा और ख्याल की जुबान में बोला, थ्यूसोंग से मेरा बदला लो, उसकी ताकत खत्म कर दो। ये कहकर राजा भैरों के जिस्म से उसकी रूह निकल गई। उसका जिस्म मुर्दा हो गया। तिलिस्मी काली भीड़ ने उसकी बात सुन ली थी। वो मिट्टी के अंदर सुराख करके बाहर निकली और थ्यूसोंग की तलाश में उड़ गई। तिलिस्म की वजह से उसे थ्यूसोंग की फिजा में हल्की हल्की बू आ रही थी। काली भीड़ उस खुशबू के पीछे पीछे थ्यूसोंग की खोज में जंगल की तरफ उड़ने लगी। उड़ते उड़ते आखिर काली भीड़ जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां उसने 2 आदमियों और एक औरत को खच्चरों पर सफर करते देखा। उनमें से एक मर्द ऐसा था जिसके जिस्म से उसे थ्यूसोंग की खुशबू आ रही थी। ये काली भीड़ वो तिलिस्म था जिसे राजा भैरों ने मरते वक्त थ्यूसोंग के पीछे लगा दिया था। अंबर और थ्यूसोंग बातें करते चले जा रहे थे। केटी उनके आगे आगे थी। काली भीड़ थ्यूसोंग के सर के ऊपर आकर मंडलाने लगी। तिलिस्मी भीड़ को उसका शिकार मिल गया था। अंबर ने काली भीड़ को थ्यूसोंग के ऊपर चक्कर लगाते देखा तो कोई ख्याल न किया। जंगल में भीड़ें हुआ ही करती हैं। वह बड़े मजे से मारिया और नाक की बातें करते चले जा रहे थे कि अचानक काली भीड़ थ्यूसोंग की गर्दन पर बैठी और उसे काट दिया। थ्यूसोंग ने अपनी गर्दन पर हाथ मारा और कहा, किसी भीड़ ने काट लिया है। अंबर ने हाथ मारा तो भीड़ उड़कर केटी की तरफ गई। काली भीड़ ने अपना काम कर लिया था और अब वो वापस जा रही थी, मगर केटी ने उस पर जोर से हाथ मारा। काली भीड़ नीचे को गिरी। केटी ने गुस्से से कहा, तूने मेरे भाई को क्यों काटा? काली भीड़ को भी गुस्सा आ गया। वो जमीन पर से उठी और उछलकर केटी की गर्दन पर गिरी और उसे भी काट दिया। केटी ने जोर से अपनी गर्दन पर हाथ मारा कि काली भीड़ को मसल डाले। अभी काली भीड़ उसके हाथ ही में थी कि क्या देखती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही है। उसने चिल्लाकर अंबर से कहा, अंबर भैया, ये काली भीड़ को देखो, ये तो गायब हो रही है। अंबर और थ्यूसोंग खच्चर होकर काली भीड़ को तकने लगे। काली भीड़ जो मर चुकी थी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। अंबर ने तशवीश से कहा, ये तो मुझे कोई तिलिस्म लगता है। थ्यूसोंग कहकहा लगाकर हंसा, तुम्हें तो हर तरफ अब तिलिस्म ही नजर आता है। केटी ने कहा, अंबर का ख्याल ठीक है थ्यूसोंग, देखो तो काली भीड़ गायब हो गई है। अगर ये तिलिस्म भीड़ ना होती तो गायब क्यों हो जाती? थ्यूसोंग बोला, हो सकता है ये हमारा वहम हो, असल में वो उड़ गई हो मगर हमें गायब होती महसूस हुई हो। अंबर किसी गहरी सोच में था। उसने थ्यूसोंग और केटी की गर्दनों पर वो स्याह निशान देखा जहां काली भीड़ ने काटा था। केटी ने कहा, अंबर, मुझे गर्दन में गर्मी महसूस होने लगी है। थ्यूसोंग ने कुछ न कहा। अंबर ने उससे भी पूछा तो बोला, हाँ, गर्दन कुछ गर्म सी लगने लगी है। केटी और अंबर कुछ फिक्रमंद थे, मगर थ्यूसोंग ने कोई ख्याल न किया और सफर जारी रखा। सफर करते करते उन्हें जंगल में रात हो गई तो वो एक चश्मे के किनारे डेरा डालकर बैठ गए, क्योंकि रात की तारीकी में सफर मुश्किल हो जाता था। उसके बाद केटी और थ्यूसोंग को गर्दन में गर्मी महसूस न हुई। चुनाचे केटी भी बेफिक्र हो गई, मगर अंबर के दिल में बराबर खटका लगा हुआ था। उसने अपनी आंखों से काली भीड़ को गुम होते देखा था। उसे वहम होने लगा था कि हो सकता है ये तिलिस्म राजा भैरों जादूगर का छोड़ा हुआ हो। रात इधर उधर की बातों में गुजर गई। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि रात के पिछले पहर थ्यूसोंग और केटी दोनों को नींद आ गई। इससे पहले उन्हें इस तरह कभी नींद नहीं आई थी। अंबर दूसरी तरफ मुंह किए घास पर लेटा मारिया के बारे में सोच रहा था। नाग डिब्बिया में बंद उसकी जेब में पड़ा था। अचानक उसे एक बारीक सी आवाज सुनाई दी। अंबर ने पहले तो कोई ख्याल न किया, मगर जब ये आवाज बार बार उसे सुनाई दी तो उसने पलटकर दूसरी तरफ देखा। वहां न केटी थी और ना थ्यूसोंग। अंबर जल्दी से उठ बैठा। उसने सोचा शायद वो जंगल में फल वगैरह तलाश करने गए होंगे, मगर ये बारीक आवाज किसकी थी? अब दिन की रोशनी हो गई थी। अंबर को वही बारीक आवाज फिर सुनाई दी। अब उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके कुर्ते को खींच रहा है। अंबर ने चौंक कर देखा कि थ्यूसोंग बिल्कुल छोटे कद में तब्दील हो गया था और उसके टखने के करीब घास में खड़ा अंबर के कुर्ते को दोनों हाथों से पकड़कर खींच रहा था। अंबर तो दंग होकर रह गया। उसने जल्दी से थ्यूसोंग को अपनी हथेली पर उठा लिया और परेशानी से पूछा, थ्यूसोंग, तुम अपनी मर्जी से छोटे हुए हो क्या? थ्यूसोंग ने चिल्लाकर बारीक आवाज में कहा, अंबर नहीं, मैं अपनी मर्जी से छोटा नहीं हुआ। ये उस तिलिस्म भीड़ के डंक का असर है। उस तिलिस्म की वजह से छोटा हो गया हूँ। मैंने कई बार अपनी उंगली अपने जिस्म से लगाई है, मगर मैं बड़ा होने में नाकाम रहा हूँ। अंबर ने घबरा कर पूछा, और केटी कहाँ है? थ्यूसोंग बोला, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। शायद उसका भी यही इंजाम हुआ होगा, क्योंकि तिलिस्मी भीड़ ने उसे भी काटा था। अंबर ने थ्यूसोंग को हथेली पर रखा और केटी को जंगल में ढूंढने लगा। उसने जगह जगह केटी को देखा। उसे कई आवाजें भी दी, मगर वो कहीं ना मिली। उसका खच्चर वैसे ही दरख्त से बंधा हुआ था। अंबर ने थ्यूसोंग को अपने मुंह के करीब लाकर कहा, थ्यूसोंग, केटी गायब है, कहीं नहीं मिल रही। कहीं काली भीड़ के तिलिस्म ने उसे गायब तो नहीं कर दिया? थ्यूसोंग ने बारीक आवाज में कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे यकीन है यह आसेबी बस्ती वाले राजा भैरों का काम है। उसने जादू की काली भीड़ हमारे पीछे भेजी होगी। अंबर नाउमीद सा होकर बैठ गया। अभी नाग का मसला हल नहीं हुआ था कि केटी और थ्यूसोंग के मसले खड़े हो गए। उसने कहा, थ्यूसोंग, एक बार अपने जिस्म से अपनी उंगली लगाओ और पूरी तवज्जो से अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करो। थ्यूसोंग ने कहा, मैं कई बार ऐसा कर चुका हूं अंबर,
मगर मेरी ताकत लगता है मुझसे छिन गई है। तुम कहते हो तो एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। और थ्यूसोंग ने पूरी तवज्जो के साथ अपनी उंगली अपनी गर्दन से लगाई, मगर वो बड़ा ना हो सका और छोटे का छोटा ही रहा। देखा तुमने, कोई असर नहीं हुआ। मगर मैं केटी के बारे में बहुत परेशान हूँ, ना जाने वो कहाँ होगी, किस साल में होगी। अंबर ने कहा, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? थ्यूसोंग बोला, यहाँ बैठकर कुछ देर इंतजार करो। हो सकता है केटी जहाँ भी है किसी न किसी तरह यहाँ पहुँचने की कोशिश करे। अंबर कहने लगा, मेरा भी यही ख्याल है। अंबर वहीं बैठा रहा। दिन ढलता चला गया। वह थ्यूसोंग के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद मशवरा कर लेता था। थ्यूसोंग उसकी हथेली पर बैठा हुआ था। केटी अभी तक नहीं आई थी। जब दोपहर भी ढल गई तो अंबर ने थ्यूसोंग से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि केटी के आने की अब कोई उम्मीद नहीं है। थ्यूसोंग ने कहा, मेरा ख्याल है अंबर भाई, अब हमें कैलाश मंदिर के हौज पर ही पहुंचना चाहिए। हो सकता है उसके पानी से नाग के साथ साथ मेरा इलाज भी हो जाए और मुझ पर जो तिलिस्म है वो बेअसर हो जाए। अंबर ने थ्यूसोंग का मशवरा कबूल कर लिया और वहां से उठकर खच्चर पर बैठा। दोनों खच्चरों को साथ लगाया और कैलाश मंदिर की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। अभी 10 दिन का सफर बाकी था। अब पहाड़ी इलाका शुरू हो गया था। हिमालय की बर्फपोश चोटियां सामने दिखाई दे रही थीं। एक खच्चर रास्ते में कहीं भाग गया था। दूसरा खच्चर अंबर के खच्चर के पीछे पीछे चल रहा था। शायद ये दोनों खच्चर भी एक दूसरे के दोस्त थे, जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर एक दिन अंबर, नाग और थ्यूसोंग को लेकर कैलाश मंदिर की वादी में पहुंच गए। कैलाश मंदिर कुछ फासले पर पहाड़ की ढलान पर साफ दिखाई दे रहा था। नाग एक छोटे से दुश्मन सांप की शक्ल में अंबर की जेब में था और थ्यूसोंग छोटे से बौने की शक्ल में अंबर की गर्दन पर बैठा था। केटी गायब थी और अभी तक कहीं नजर नहीं आई थी। अंबर अजीब परेशानी में मुब्तला था। नाग और थ्यूसोंग के साथ होते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। वादी में आने के बाद उसने कैलाश मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दी। थोड़ी दूर चलने के बाद थ्यूसोंग ने अपनी बारीक आवाज में चीख कर कहा, अंबर अंबर, मुझे मारिया की खुशबू आ रही है। अंबर ने जोर से सांस लिया। वाकई मारिया की धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने बाजू लहरा कर कहा, हाँ थ्यूसोंग, ये मारिया की खुशबू है, वो यकीनन ऊपर मौजूद है। और अंबर ने खच्चर को तेज चलाना शुरू कर दिया। कैलाश मंदिर में हौज के किनारे मारिया अपनी अकेली कोठरी में उदास बैठी थी। अब वो वहां से किसी दूसरी तरफ जाने का प्रोग्राम बना रही थी, क्योंकि उसे कैलाश मंदिर में आए इतने दिन हो गए थे, मगर अंबर, नाग, केटी और थ्यूसोंग में से उसे कोई भी नहीं मिला था। अचानक वो चौंकी। उसने फिजा में जोर जोर से सांस लिया। उसका चेहरा भी खुशी से खिल उठा। हवा में अंबर और थ्यूसोंग की धीमी धीमी खुशबू रची हुई थी। मारिया छलांग लगाकर कोठरी से बाहर आ गई और उछलकर फिजा में बुलंद हुई और फिजा में गोता लगाकर नीचे की तरफ गई। खुशबू नीचे पहाड़ी ढलान की तरफ से आ रही थी। मारिया ने बड़ी तेजी से नीचे की तरफ गोता लगाया। एक जगह उसे 2 खच्चर आते नजर आए। उसने अंबर को देख लिया, जो एक खच्चर पर बैठा था। दूसरा खच्चर खाली था। मारिया हैरान हुई कि अगर थ्यूसोंग साथ नहीं है तो उसकी खुशबू कहां से आ रही है। मारिया तेज तेज उड़ती अंबर के पास आ गई। अंबर ने खुशी से चिल्लाकर कहा, मारिया, ये तुम हो ना? हाँ अंबर भैया, मैं हूँ मारिया। मगर थ्यूसोंग कहाँ है? मुझे उसकी खुशबू आ रही है, मगर वह तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रहा। अंबर ने अपनी गर्दन की तरफ इशारा करके कहा। थ्यूसोंग नन्हे बोने की शक्ल में मेरी गर्दन पर बैठा है। थ्यूसोंग अपनी बारीक आवाज में चीख चीख कर मारिया को खुशामदीद कह रहा था। मारिया ने कहा, यह बड़ा क्यों नहीं होता अंबर भैया? ये तो खुद उंगली से छूकर बड़ा हो सकता है। अब अंबर ने मारिया को सारी कहानी सुना डाली। मारिया को थ्यूसोंग के जादू के असर से छोटा होने और केटी के गुम हो जाने का बेहद अफसोस हुआ। उसने नाग के बारे में पूछा तो अंबर ने जेब से डब्बी निकालकर खोल दी। ये देखो, नाग यहाँ बैठा है। और फिर अंबर ने नाग के बारे में भी मारिया को सब कुछ बता दिया। मारिया बोली, मैं तो ये देखकर हैरान हो रही हूँ कि तुम लोगों पर ये क्या क्या मुसीबत आन पड़ी है। गजब खुदा का, नाग तो हमारा दुश्मन बन चुका है। अंबर ने कहा, तुम्हारे सामने मैंने इसकी तरफ उंगली बढ़ाई थी और इसने मुझे डस दिया है, इसीलिए थ्यूसोंग ने इसे छोटा कर दिया था। मारिया ने थ्यूसोंग से कहा, थ्यूसोंग भैया, क्या तुम नाग को उंगली से छूकर बड़ा कर सकते हो? ये तजुर्बा करके देखो। थ्यूसोंग ने बारीक आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं कि इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि राजा भैरों के तिलिस्म ने मेरी ताकत को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश करके देख लेता हूँ। थ्यूसोंग को अंबर ने डब्बी के बिल्कुल किनारे के पास बिठा दिया। नाग और थ्यूसोंग दोनों ही छोटे थे। थ्यूसोंग ने छोटे से नाग सांप के जिस्म को अपनी बहुत ही नन्ही सी उंगली लगाई तो सांप ने उसकी उंगली पर डस दिया। सांप के डसते ही थ्यूसोंग तड़प कर पीछे गिरा। अंबर ने घबराकर उसे उठा लिया। मारिया परेशान होकर बोली, मेरे खुदा, नाग ने तो इसे डस दिया है। उसने इसे बिल्कुल नहीं पहचाना। अंबर बोला, जब से यह राजा भैरों की बस्ती से निकला है इसका यही आलम है, किसी को नहीं पहचानता, ये हम सबको अपना दुश्मन समझता है। मारिया ने नाग के करीब झुककर आवाज दी, नाग भैया, मैं मारिया हूँ, क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? नाग सांप के छोटे से मुंह से फुंकार की आवाज निकली जैसे वो सख्त गुस्से में हो। मारिया ने सांप की जुबान में नाग से बात की तो वो भी सांप की जुबान में सख्त गुस्सीली आवाज में बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि तुम मेरे दुश्मन हो, मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
जादू तिलिस्म की वजह से तुम पर मेरे जहर का असर नहीं हो रहा और तुमने मुझे छोटा सा बना दिया है। तो क्या हुआ, जो ही मुझे मौका मिला मैं तुम सबको डसकर हलाक कर दूंगा। मारिया ने अंबर से कहा, अंबर भैया, नाग तो वो नाग नहीं है। थ्यूसोंग अंबर की हथेली में था। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अंबर अंबर, मुझे जमीन पर रख दो, जमीन पर रख दो। अंबर ने जल्दी से थ्यूसोंग को जमीन पर रख दिया। मारिया और अंबर उसे झुककर गौर से देखने लगे। अंबर ने पूछा, थ्यूसोंग क्या बात है, खैरियत तो है? थ्यूसोंग ने बुलंद आवाज में कहा, नाग के डसने से मेरे अंदर तब्दीली आ रही है, लगता है मुझे मेरी ताकत वापस मिल गई है, तुम पीछे हट जाओ। अंबर जल्दी से पीछे हट गया। उसके हटते ही एक आवाज पैदा हुई और उनकी आंखों के सामने थ्यूसोंग अपने पूरे कद काठ में बड़ा हो चुका था। खुदा का शुक्र है थ्यूसोंग के तुम्हारा तिलिस्म तो टूटा, अंबर ने मुसर्रत से कहा। मारिया ने भी उसे मुबारकबाद दी। थ्यूसोंग अपने जिस्म को गौर से देख रहा था। अंबर ने कहा, क्या ये नाग के जहर का असर था? हाँ, थ्यूसोंग ने कहा, राजा भैरों के एक तिलिस्म को उसके दूसरे तिलिस्म ने काट डाला है। नाग के जहर ने मुझे फिर बड़ा करके मेरी ताकत बहाल कर दी है। अब उसने झुककर डब्बे में पड़े हुए नन्हे से सांप का शुक्रिया अदा किया। नाग सांप ने अपनी नन्ही सी बारीक जुबान निकाली और फुंकारा। थ्यूसोंग ने मारिया से मुखातिब होकर कहा, मारिया बहन, तुमने नाग को कभी इस हालत में नहीं देखा होगा कि ये हमारा दुश्मन बन जाए और अपने दोस्तों, अपने बहन भाइयों को भी ना पहचाने। वैसे तुम्हारे फिर से मिल जाने की मुझे दिली खुशी हुई है। अंबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मारिया बहन, सबसे पहले थ्यूसोंग ने ही तुम्हारी खुशबू महसूस की थी। बिल्कुल, थ्यूसोंग बोला, मुझे तो फौरन तुम्हारी खुशबू आ गई थी। अब तुम बताओ कि कहाँ कहाँ क्या क्या तकलीफें और मुसीबतें बर्दाश्त की। अंबर भी कहने लगा कि हाँ, ये तो मैं तुमसे पूछना भूल ही गया कि तुम्हारे साथ क्या गुजरी। मारिया ने कहा, यह बड़ी लंबी कहानी है, कैलाश मंदिर की तरफ चलते चलो, मैं तुम्हें अपनी कहानी रास्ते में सुनाती जाऊंगी। चुनाचे अंबर ने नाग सांप वाली डब्बी बंद करके जेब में रखी। अब थ्यूसोंग भी अपने खच्चर पर बैठ गया। मारिया उनके साथ साथ थी। वो कैलाश मंदिर की चढ़ाई चढ़ने लगे। कैलाश मंदिर तक पहुंचते पहुंचते मारिया ने उन्हें अपनी सारी कहानी बयान कर डाली। मंदिर के सेन में पहुंचे तो सूरज हिमालय के पहाड़ों के पीछे डूब गया था और वादी में अंधेरा और सर्दी पड़ रही थी। अंबर ने कहा, तुम्हारी दास्तान भी बड़ी होशरुबा है मारिया, मगर अब हमें केटी का गम खा रहा है। थ्यूसोंग पर से तो राजा भैरों का तिलिस्म उतर गया है, ना जाने केटी किस साल में होगी। मारिया बोली, यहाँ होती तो हो सकता है नाग के जहर से उसका तिलिस्म भी टूट जाता। थ्यूसोंग कहने लगा, खुदा खैर रखे, किसी न किसी दिन तो केटी भी हमें मिल ही जाएगी, बस यही दुआ है कि वो तकलीफ में ना हो। अंबर ने कहा, हमें तो ये भी मालूम नहीं कि वो इंसानी शक्ल में भी है कि किसी परिंदे या जानवर की शक्ल इख्तियार कर गई है। मारिया बोली, खुदा के लिए ऐसी बातें मुंह से न निकालो अंबर भैया, हमारी बहन केटी जरूर इंसानी शक्ल में ही होगी, बस जरा उस पर जादू का असर होगा। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द हमें दोबारा आन मिलेगी। आओ उस कोठरी में ठहरते हैं। मारिया ने अंबर और थ्यूसोंग से कहा कि वही कोठरी है जहां एक बार पहले भी हम नाग को लाए थे और इस कोठरी में ठहरे थे। अंबर ने कहा, हाँ मुझे सब याद है, खुदा करे कि इस बार भी नाग ठीक हो जाए। इतने में मंदिर के बड़े दरवाजे में से उसे एक ऊंचा लंबा आदमी भेड़ की खाल की पोस्तीन पहने, लंबी दाढ़ी और सर के बाल छोड़े उनकी तरफ आता दिखाई दिया। उसके हाथ में पीतल की छड़ी वाली त्रिशूल थी। जब वो करीब आया तो अंबर ने देखा कि उसकी आंखें अनार के दानों की तरह सुर्ख थीं और माथे पर बड़े परोहतों वाला सुर्ख रंग का तिलक लगा था। मारिया ने अंबर के कान में सरगोशी की, ये इस मंदिर का परोहत है अंबर, मुझे कोई डाकू और बदमाश लगता है। अंबर और थ्यूसोंग ने वहां के रिवाज के मुताबिक हाथ जोड़कर उसे सलाम किया। परोहत ने आहिस्ता से सर हिलाकर उनके सलाम का जवाब दिया और उन्हें घूरते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? अंबर ने कहा, महाराज मेरा नाम अंबर है, ये मेरा दोस्त थ्यूसोंग है, हम सयाह हैं और कैलाश मंदिर की यात्रा को आए हैं। परोहत ने कोई जवाब न दिया, बस उन्हें अपनी लाल लाल आंखों से घूरता रहा। थ्यूसोंग ने कहा, महाराज हम हस्तिनापुर के रहने वाले हैं, वहां जड़ी बूटियों का कारोबार करते हैं, देर से ख्वाहिश थी कि कैलाश मंदिर की यात्रा करें और कैलाश देवता के दर्शन करें। अंबर ने जेब से सोने के 4 सिक्के निकालकर परोहत को पेश करते हुए कहा, ये महाराज आपकी भेंट है, ये आपका नजराना है, इसे कबूल करके हमारा मान बढ़ाएं और हमें आशीर्वाद दें। सोने के 4 सिक्के देखकर परोहत की आंखें खुल गईं। वहां कभी किसी यात्री ने सोने के सिक्के पेश नहीं किए थे, सब चांदी के सिक्के ही भेंट करते थे। परोहत ने अपनी खुशी को बिल्कुल जाहिर न होने दिया, सोने के सिक्के लेकर रख लिए और उसी करख्त लहजे में बोला, तुम लोग कब तक मंदिर में रहोगे? अंबर ने कहा, महाराज बीमारों की भलाई और इलाज के लिए हम इन पहाड़ों में कुछ नायाब जड़ी बूटियां भी तलाश करना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि हमें 10-12 दिन यहाँ लग जाएं। परोहत ने रोबदार आवाज में कहा, उसके लिए तुम्हें सोने के 8 सिक्के और देने होंगे। अंबर के पास सिर्फ 8 सोने के सिक्के ही बाकी रह गए थे, उसने वो भी लालची परोहत के हवाले कर दिए। परोहत ने वो भी लेकर अपनी जेब में रख लिए और वापस मंदिर की तरफ मुड़ते हुए बोला, तुम्हें 2 वक्त मंदिर के लंगर से भोजन मिल जाया करेगा।
मगर 10 दिन के बाद अगर रहना चाहोगे तो सोने के 10 और सिक्के देने होंगे। अंबर ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, अगर हम ज्यादा ठहरे तो आपको जरूर मजीद सिक्के दे देंगे। फिर रोहत वापस मंदिर में चला गया। उसके जाते ही मारिया ने कहा, ये बड़ा लालची आदमी है। जितने दिन से मैं यहाँ हूँ मैंने देखा है कि ये नीचे गांव से आए हुए गरीब लोगों से जबरदस्ती लगान और चांदी तांबे के सिक्के वसूल करता रहता है। थिसोंग कहने लगा, हमें इससे क्या लेना है मारिया बहन, हम तो नाक का इलाज करने आए हैं। तो एक दिन में ही हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर वो कोठरी में चले गए। थिसोंग ने अंबर से कहा, अंबर भैया, मैं हौज में से पानी लाता हूँ, तुम नाक की डब्बी निकालो, नाक पर हौज का पानी डालते हैं, मुमकिन है नाक का तिलिस्म खत्म हो जाए। मारिया बोली, एक बार फिर सोच लेते हैं, कहीं मामला उलट ना हो जाए। अंबर ने कहा, उस हौज का पानी नाक के लिए हमेशा अक्सीर रहा है। थिसोंग, तुम इस लोटे में पानी लाओ बाहर से। थिसोंग लोटा लेकर हौज की तरफ दौड़ा और अंबर ने डब्बी निकालकर खोल दी। मारिया नाक को गौर से देखने लगी। थिसोंग हौज का पानी लोटे में भरकर ले आया। अंबर ने कहा, मारिया दरवाजा बंद कर दो। मारिया ने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। थिसोंग ने पानी का लोटा अंबर के पास ही रख दिया। मारिया ने ताक में रखा तेल का दिया रोशन कर दिया था। कोठरी में दिए की रोशनी फैल गई। अंबर ने उंगली से नाक को डब्बी में से उठाया तो नाग सांप ने एक बार फिर अंबर की उंगली पर डस दिया। अंबर ने सांप की जुबान में नाग से कहा, नाग, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं अंबर हूँ, तुम्हारा कदीम दोस्त। नाग सांप की बारीक आवाज आई, मुझे धोखा देने की कोशिश ना करो, मैं किसी अंबर को नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरे दुश्मन हो और मैं एक न एक दिन तुम्हें हलाक करके अपने गुरु राजा भैरों का हुक्म पूरा कर दूंगा। मारिया ने कहा, अंबर, इस पर जादू का गहरा असर है, हौज के पानी का छींटा दो, शायद तिलिस्म टूट जाए। थिसोंग ने लोटा अंबर के आगे कर दिया। अंबर ने नाग सांप को जमीन पर रख दिया। नाग सांप जो कि छोटा हुआ नन्ही सी जलेबी की तरह हो गया था। जमीन पर आते ही थिसोंग को काटने दौड़ा। थिसोंग ने उसे उंगली पर वहीं दबा दिया। अंबर ने लोटे में से पानी चुल्लू में लिया और नाग सांप के ऊपर डाल दिया, मगर नाग सांप पर इसका कोई असर न हुआ। कई बार पानी डालने पर भी जब कोई नतीजा ना निकला तो थिसोंग नाउमीद होकर बोला, इसका कोई फायदा नहीं अंबर, नाग सांप का तिलिस्म वैसे का वैसा ही है, हमें कोई और तरकीब तलाश करनी पड़ेगी। मारिया ने कहा, और तरकीब क्या हो सकती है? थिसोंग कहने लगा, सोचना पड़ेगा। अंबर ने मायूसी के साथ सर हिलाया और बोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नाग का तिलिस्म कैसे खत्म किया जाए। बहरहाल मैं इसे डब्बी में बंद करता हूँ। अंबर ने नाग को डब्बी में बंद करके अपनी जेब में रख लिया। मारिया उनके करीब ही तख्त पर बैठी थी। कहने लगी, मैं हिमालय के पहाड़ों का एक चक्कर लगाती हूँ, मुमकिन है मुझे कोई जोगी मिल जाए। सुना है जोगी लोगों के पास जादू टूने का तोड़ होता है। अंबर ने जल्दी से कहा, खुदा के लिए अब तुम कहीं मत जाना, पहले ही केटी हमसे जुदा है, हम तुमसे हाथ नहीं धोना चाहते, तुम हमारे साथ ही रहो, अब जो काम भी करेंगे इकट्ठे मिलकर करेंगे। मारिया बोली, तो क्या अब इसकी लाश मंदिर में ही पड़े रहेंगे? यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? थिसोंग कहने लगा, हो सकता है खुदा कोई सबब पैदा कर दे। हमने 10-12 दिन का किराया अदा कर दिया है, कम से कम 10 रोज ही यहाँ रह लेते हैं। अगर कोई सबब ना बना तो फिर जनूबी हिंद की तरफ रवाना हो जाएंगे। मारिया ये कहकर खामोश हो गई कि जैसे तुम सबकी मर्जी। अंबर ने थिसोंग से कहा, कल सुबह इस मंदिर के आसपास फिरकर देखेंगे कि कोई जोगी या सपेरा तो नहीं आया हुआ, हो सकता है वो हमें नाग के तिलिस्म का कोई इलाज बता सकें। थिसोंग ने कहा, जोगियों और सपेरों से पूछने से तो बेहतर है कि हम यहाँ किसी सांप को बुलाकर उससे मशवरा करें। ये ख्याल मारिया और अंबर को बहुत पसंद आया। अंबर बोला, क्या इसी कोठरी में किसी सांप को बुलाएं या खुद मंदिर के सहन से निकलकर नीचे वादी में चले जाएं? मारिया ने कहा, इसी कोठरी में बुला लेती हैं, यहाँ क्या हर्ज है? इतनी सर्दी में मंदिर का सहन सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई नहीं आता शाम के बाद। अंबर ने उसी वक्त सांप की आवाज निकाली और कहा, अगर कोई इस इलाके में सांप हो तो हमारे सामने आए, मैं नाग देवता का भाई बोल रहा हूँ। 3-4 बार आवाज देने के बाद उन्हें अध खुले दरवाजे में से एक सब्ज रंग का सांप रेंगता हुआ अपनी तरफ आता नजर आया। उसके जिस्म पर स्याह और लाल धारियां थीं। चूंकि वहां उसे नाग देवता कहीं नजर नहीं आया, इसलिए सांप ने किसी के आगे सर न झुकाया। उसने अंबर की तरफ देखकर कहा, नाग देवता के भाई को मेरा नमस्कार, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? अंबर ने डिबिया में से नाग सांप को बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया। अब धारीदार सांप को नाग देवता की खुशबू आई और उसने नाग देवता को नन्हे से बारीक सांप की शक्ल में पहचान लिया। उसने सर झुका दिया और बोला, नाग देवता अपने दुश्मन के शिकंजे में है। नाग सांप ने फुंकार मारी और गजबनाक लहजे में कहा, मैं नाग देवता नहीं हूँ, मैं राजा भैरों का गुलाम हूँ, मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और नाग सांप ने धारीदार सांप पर हमला कर दिया। अंबर ने फौरन नाग सांप को उठाकर डब्बी में बंद कर दिया और धारीदार सांप से बोला, तुमने नाग देवता की हालत अपनी आंखों से देख ली है, इस पर राजा भैरव ने जादू किया हुआ है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि क्या तुम कोई ऐसा तरीका जानते हो जिसकी मदद से नाग देवता को इस तिलिस्म से निजात दिलाई जाए?
धारीदार सांप सोचने लगा, फिर उसने सर उठाकर कहा, नाग देवता पर बड़ा खतरनाक तिलिस्म किया गया है। ऐसा तिलिस्म मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पास इस तिलिस्म का कोई तोड़ नहीं है। अंबर ने कहा, क्या यहाँ वादी में कोई ऐसा सांप नहीं है जिसको जादू टोनने का तोड़ आता हो? धारीदार सांप बोला, वादी में ऐसा कोई सांप नहीं है। फिर एक पल के लिए खामोश रहने के बाद बोला, मैंने अपने दादा सांप से सुना है कि कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के अंदर एक बर्फ का गार है। उस गार में आज तक कोई इंसान नहीं गया, लेकिन वहां पूरे चांद की रात को एक आवाज बुलंद होती है जो पूछती है, बोलो क्या चाहते हो? क्योंकि वहां कभी कोई इंसान नहीं जा सका, इसलिए उस आवाज का आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। मेरे दादा सांप कहा करता था कि अगर कोई इंसान उस गैबी आवाज को अपनी कोई ख्वाहिश बता दे तो वो फौरन पूरी हो जाती है। अंबर ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया, मैं नाग देवता को लेकर कैलाश पर्वत के गार में जरूर जाऊंगा। धारीदार सांप नमस्कार करके चला गया तो थ्यूसोंग ने मारिया को आवाज दी और कहा, मारिया तुम्हारा क्या ख्याल है? मारिया बोली, सांप झूठ नहीं बोला करते, हमें कैलाश पर्वत के बर्फानी गार में नाग को लेकर जरूर जाना चाहिए। अंबर ने डब्बी जेब में रखी और बोला, आज चांद की 7 तारीख है, 7 रोज बाद पूरे चांद की रात होगी, हम अकेले कैलाश पर्वत पर चलेंगे। थ्यूसोंग ने कहा, सबको जाने की क्या जरूरत है, हम में से किसी एक को जाना चाहिए। अंबर बोला, तो फिर मैं चला जाऊंगा, तुम लोग इसी जगह रहना। चुनाचे पूरे चांद की रात आई तो अंबर ने नाग की डब्बी अपने साथ ली और कैलाश पर्वत की तरफ रवाना हो गया। जब वो बुलंद पहाड़ों पर पहुंचा तो उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इतनी बुलंदी पर हवा में ऑक्सीजन बेहद कम हो गई थी। अंबर की जगह अगर कोई आम इंसान होता तो शायद ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो गया होता, मगर अंबर को इस कमी का एहसास न हुआ और वो कैलाश पर्वत की चोटी की तरफ बढ़ता चला गया। उसे सर्दी भी नहीं लग रही थी, उसमें ताकत भी बहुत थी। चुनाचे वो बर्फानी चढ़ाइयां चढ़ता कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। आसपास पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ पूरे चांद की जर्द चांदनी में चमक रही थी। ऐसी खामोशी और सन्नाटा था कि अंबर को अपने सांस की आवाज भी काफी बुलंद सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि कैलाश पर्वत के पहलू में एक बर्फानी गार है। यही वो गार था जिसके बारे में धारीदार सांप ने उसे बताया था। अंबर उस गार में दाखिल हो गया। गार ज्यादा बड़ा नहीं था। 6-7 कदम चलने के बाद सामने पत्थर की दीवार आ गई। अंबर वापिस आकर दीवार के मुंह पर एक तरफ बैठ गया और आधी रात को बुलंद होने वाली गैबी आवाज का इंतजार करने लगा। चारों तरफ हैबतनाक खामोशी छाई हुई थी। अंबर को किसी के कपड़ों की सरसराहट बिल्कुल करीब सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे कुछ फासले पर एक इंसानी साया जमीन से 1 फुट बुलंद होकर खड़ा था। अंबर उठकर खड़ा हो गया। उसे आवाज आई, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? अंबर ने कहा, मेरा दोस्त नाग देवता एक खतरनाक तिलिस्म की जद में आ गया है। मैं चाहता हूं कि उसका तिलिस्म टूट जाए और वह फिर से ठीक हो जाए। पुरेसरार साय ने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी कल रात जब कैलाश मंदिर पर खामोशी छा जाए और चांद हौज के पानी में चमकता दिखाई दे तो नाग सांप की बंद डिबिया हौज में फेंक देना। उसमें से नाग इंसानी हालत में बाहर निकल आएगा और उसका तिलिस्म टूट चुका होगा। अंबर बड़ा खुश हुआ। वो पुरेसरार साय का शुक्रिया अदा करने वाला था कि साया चांदनी रात में गायब हो गया। अंबर खुशी खुशी वापस कैलाश मंदिर की कोठरी में आ गया। उसने पुरेसरार साय की बात थ्यूसोंग और मारिया को बताई तो वो भी बड़े खुश हुए। मारिया ने कहा, पुरेसरार साय से केटी के बारे में भी पूछ लेते तो अच्छा था। अंबर बोला, साया तो एकदम से गायब हो गया, उसने मुझे शुक्रिया अदा करने की भी मोहलत नहीं दी। थ्यूसोंग बोला, मुझे यकीन है कि कल रात नाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे भी यकीन है, अंबर ने कहा। मारिया कहने लगी, अगले पूरे चांद की रात को हम पुरेसरार साय से केटी के बारे में चलकर मालूम करेंगे। अच्छा ख्याल है, थ्यूसोंग बोला, मैं भी साथ चलूंगा। मारिया बोली, अब हमें कल रात का इंतजार करना होगा। दूसरे दिन सुबह ही से वो रात का इंतजार करने लगे। अंबर को नहाए हुए 2-4 दिन हो गए थे। मारिया और थ्यूसोंग कैलाश मंदिर से नीचे वाली वादी में गए हुए थे। अंबर ने सोचा कि उनके आते आते मैं जरा नहा लूं। चुनाचे उसने कोठरी से निकलकर नीचे एक चश्मे का रुख किया जो थोड़े फासले पर ही बहता था। यहाँ उसने कमीज उतारकर झाड़ियों में फेंकी और चश्मे में उतरकर नहाने लगा। नाग सांप की डब्बी कुर्ते की जेब में ही थी। जब उसने कुर्ता झाड़ियों में उतारकर फेंका तो डब्बी एक पत्थर से टकराकर खुल गई। अंबर को इसका इल्म न हुआ। डब्बी के खुलते ही नाग सांप उसमें से आहिस्ता आहिस्ता रेंगता बाहर आ गया। कुर्ते में से निकलकर नाग सांप ने खुली फिजा को देखा तो घास के अंदर वादी की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। नीचे वादी में पहाड़ी लोगों के चंद एक मकान बने हुए थे। नाग सांप उस बस्ती की तरफ रेंगने लगा। अंबर ताज़ा ठंडे पानी में खूब मजे से नहा रहा था। इस सर्दी में भी चूंकि उसे सर्दी महसूस नहीं होती थी इसलिए खूब मल मल कर नहा रहा था। नहाने के बाद उसने चश्मे से बाहर निकलकर झाड़ी में से कुर्ता उठाकर पहना और अपनी कैलाश मंदिर वाली कोठरी में आकर आराम से बैठ गया। थ्यूसोंग और मारिया की दूर से खुशबू आ रही थी। इसका मतलब था कि वो नीचे वादी में कहीं सैर वगैरह कर रहे थे।
असल में थ्यूसोंग को कैलाश पर्वत की बस्ती के मीठे सेब बड़े पसंद थे और वही मारिया को साथ लेकर सेब लेने गया था। थोड़ी देर बाद थ्यूसोंग और मारिया वापस आ गई। थ्यूसोंग बहुत से सेब अपने साथ लाया था। उसने ये सेब काट कर थाली में रखे और मारिया से कहा, आज तुम भी सेब खाओ हमारे साथ। मारिया हंसकर बोली, मैं तो पानी तक नहीं पी सकती, सेब कहाँ से खाऊंगी। अंबर सेब की एक काश उठाकर बोला, चलो तुम्हारे हिस्से के सेब मैं ही खा लूंगा। इधर ये लोग कोठरी में बैठे खुश होकर सेब खा रहे थे और दूसरी तरफ नाग छोटे से सांप की शक्ल में झाड़ियों, पत्थरों और ऊंची ऊंची घास में से गुजरता कैलाश पर्वत की बस्ती के बाहर पहुंच गया था। एक मुद्दत के बाद उसे आज़ादी मिली थी। उसने यही सोचा कि कुछ देर इलाके में घूम फिर कर सैर की जाए। थ्यूसोंग और अंबर की खुशबू उसे कैलाश मंदिर की तरफ से बराबर आ रही थी और वह किसी भी वक्त वहां जा सकता था। नाग सांप इस इंतजार में था कि जो ही अंबर और थ्यूसोंग की ताकत खत्म हो तो वो उनको डसकर राजा भैरों के हुक्म को पूरा करे। नाग को बिल्कुल एहसास तक नहीं था कि अंबर, थ्यूसोंग और केटी मारिया कभी उसके दोस्त थे और वो नाग देवता है। इस वक्त वो राजा भैरों के जादू के असर में था। पहाड़ी बस्ती के बाहर एक टूटा फूटा शमशान घर था। इस शमशान में एक सपेरा ठंडी चिता पर मुर्दे की राख अपने माथे पर लगाए एक खास अमल कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, दोनों हाथ घुटनों पर थे और वो मुंह ही मुंह में काले इलम के मंत्र पढ़ रहा था। ये बड़ा जबरदस्त और चालाक सपेरा था। वो एक ऐसा अमल पढ़ रहा था जिसकी मदद से वो सांपों के बादशाह शीशनाग को अपने काबू में करके जमीन के अंदर और बाहर जितनी दौलत थी वो हासिल कर सकता था। उसे शमशान में ये अमल पढ़ते हुए आज दूसरा दिन था। सपेरा आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहा था कि अचानक उसे फिजा में एक अजीब सी बू महसूस हुई। उसका ध्यान मंत्रों से हट गया और वो सोचने लगा कि ये किस चीज की बू है। जब बू जरा तेज हुई और नाग सांप शमशान के अंदर रेंगता हुआ आ गया तो सपेरा एकदम से चौंक पड़ा। ये तो नागों के शहनशाह और शीशनाग के भी आका नाग देवता की बू थी। उसने आंखें खोल दी और सोचा कि कहीं उसके अमल का नतीजा तो नहीं कि खुद नाग देवता उसके पास चलकर आ रहा है। जरूर ऐसी ही बात होगी। मेरा अमल कामयाब और जबरदस्त है कि जो शीशनाग की बजाय उसके भी आका और मालिक नाग देवता को मेरे पास खींच लाया है। सपेरा अपने स्थान से उतर आया। वो ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ते हुए नाग देवता को ढूंढने लगा। नाग की बू उस सपेरे की मदद कर रही थी। आखिर वो उस बू की मदद से वहां पहुंच गया जहां नाग जमीन पर रेंगता हुआ एक पत्थर के पीछे से बाहर निकल रहा था। सपेरे ने नाग सांप को देखा तो फौरन समझ गया कि यही नाग देवता है, क्योंकि नाग देवता की बू इसी सांप के जिस्म से उठ रही थी। मगर वो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि नाग देवता बिल्कुल छोटा सा उंगली के साइज का सांप बना हुआ था। सपेरे ने फौरन एक मंत्र को 7 बार पढ़ा और नाग देवता पर फूंक मारी। नाग अपने देवता के रूप में तो था नहीं कि उस मंत्र का मुकाबला कर सकता। उस पर तो राजा भैरों के जादू का असर था और सपेरे का मंत्र राजा भैरों के तिलिस्म से ज्यादा शदीद था। नाग पर फूंक का यह असर हुआ कि वो ये भी भूल गया कि उस पर राजा भैरों ने तिलिस्म करने के बाद हुक्म दिया था कि वो अंबर और थ्यूसोंग से जाकर इंतकाम ले। अब उसे सिर्फ इतना ही याद रहा कि जिस आदमी ने उस पर फूंक मारी है वो उसका गुलाम है और उसकी हर बात को तस्लीम करेगा और उसका हुक्म बजा लाएगा। सपेरे ने फूंक मारने के बाद झुककर नाग को देखा। नाग का साइज बड़ा नहीं हुआ था, वो अभी तक छोटा ही था। मगर सपेरा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि नाग देवता अपना छोटा सा सर उठाकर उसके आगे बार बार झुका रहा था। इसका मतलब था कि उसका मंत्र अपना काम कर चुका है और नाग देवता उसका मुती हो गया है। इससे बढ़कर सपेरे के लिए और क्या खुशी हो सकती थी कि शीशनाग की बजाय खुद नाग देवता उसके कब्जे में आ जाए। सपेरे ने नाग सांप को उठा लिया और उसे गौर से देखने लगा। उस तजुर्बाकार सपेरे को सांपों की जुबान में बात करनी आती थी। उसने नाग देवता से कहा, तुम नाग देवता हो? नाग बोला, हाँ मेरे आका, मैं नाग देवता हूँ, मगर तुम्हारे हुक्म का पाबंद हूँ। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। सपेरे का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने नाग सांप को एक छोटी सी चमड़े की थैली में बंद करके अपने लंबे झोले जैसे कुर्ते की जेब में डाला और अपनी सांपों की बीन उठाकर तेज तेज कदम उठाता वादी से उतरकर नीचे घने जंगलों की तरफ रवाना हो गया। उसकी मंजिल अंधेरा देश में राजाओं के पुराने गार थे, जिनके बारे में किताबों में लिखा था कि उस गार में 7 राजाओं के खजाने दफन हैं।